दोस्तों आज रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है, हम सबको पता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस लड़ाई के पीछे का असली कारण क्या है? इस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी और अब पुतिन इसे अंजाम देने में क्यों लगे हुए हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों दरअसल आज जो लड़ाई हो रही है उसकी नींव कई वर्षों पहले रख दी गई थी और इसीलिए इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों 13वीं सदी में क्रीमिया और यूक्रेन टर्की के खानाते यानी कि खान समुदाय के कंट्रोल में हुआ करता था। खान समुदाय में ज्यादातर तातर समुदाय के लोग भरे हुए थे जो कि मंगोलिया से ताल्लुक रखते हैं। उस समय क्रीमिया ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था जिसे आज के समय हम टर्की के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1783 में रशिया की प्रिंसेस कैथरीन द ग्रेट ने ओटोमन एम्पायर को हराकर रशियन एम्पायर में मिला दिया था। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब 1917 में रशियन सिविल वॉर शुरू हो गया और इसकी वजह से रशियन एम्पायर पूरी तरह से बिखर गया। यहाँ 1918 से लेकर 1920 तक क्रीमिया और यूक्रेन दोनों आज़ाद देश बने रहे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बोल्शेविक पार्टी ने रशियन सिविल वॉर को जीतकर 1921 में क्रीमिया और यूक्रेन को यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा बना दिया। दोस्तों 1954 में बोल्शेविक पार्टी के पावरफुल चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों को पोलैंड से जीतने के बाद क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बनाकर उसे पूरी तरह से सोवियत यूनियन में मिला लिया। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तब कई सारे छोटे छोटे देश आज़ाद हुए। उन्हीं छोटे देशों में से एक देश यूक्रेन भी था जो आज़ाद हुआ था। दोस्तों रियल स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। बर्फ से ढके रहने की वजह से ज़्यादातर रशियन पोर्ट सिर्फ 6 महीने ही काम कर पाते हैं, एक्सेप्ट व्लादिवोस्तोक पोर्ट जिसे आइस ब्रेकर यूज़ करके अराउंड द ईयर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्टिव रखा जाता है। दोस्तों रशियन ने भी क्रीमिया के सेवास्टोपोल पोर्ट से ऑपरेट करती है जहां से इसके जहाज किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज से लड़ने के लिए सेफली नेविगेट कर सकते हैं। दोस्तों रशिया के लिए सेवास्टोपोल ब्लैक सी पर एकमात्र ऐसा वार्म वाटर पोर्ट है जो कि राउंड द ईयर एक्टिव रहता है और इसीलिए रशिया के लिए ये पोर्ट सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों 2010 में चुन के आए हुए तब के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच का रशिया के तरफ झुकाव कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए उन्होंने रशिया को सेवास्टोपोल पोर्ट 2042 तक लीज पर दे दिया। दोस्तों विक्टर का झुकाव रशिया की तरफ एक बार फिर से सामने आया जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन से क्लोजर टाइज वाले एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। विक्टर के इस एक्शन पर पूरे देश में भयंकर विरोध होने लगा और इस वजह से विक्टर को 2014 में यूक्रेन छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों 2014 में प्रो रशियन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर के जाने के बाद रशिया को इस बात का डर था कि यूक्रेन में कहीं कोई ऐसा नेता ना आ जाए जिसका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ हो, और अगर ऐसा हो जाता तो ये हो सकता था कि यूक्रेन नाटो मेंबर भी बन जाता और नाटो फोर्स की मदद से यूक्रेन रशिया को क्रीमिया से हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता। और अगर क्रीमिया रशिया के हाथ से चला जाता तो रशिया को अपनी नेवल फ्लीट सीरिया के तार्टस पोर्ट से ऑपरेट करनी पड़ती, जहां से उसके ऊपर किसी भी अटैक के अगेंस्ट रशियन नेवी ना तो फास्ट रेस्पॉन्स दे पाती और ना ही रशिया को अटैक से बचा पाती। दोस्तों यही रीज़न था जिसकी वजह से रशिया ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों यूक्रेन टाइटेनियम, लिथियम, गैलियम और आयरन ओर का दुनिया में 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूक्रेन में नेचुरल गैस का भी इतना बड़ा भंडार है कि जिसे अगर यूज़ किया जाए तो इससे करीब अगले 200 सालों तक पूरी दुनिया की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। रशिया की मेटल इंडस्ट्री कुछ हद तक यूक्रेन के इन्हीं मेटल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि रशिया का गैस सप्लाई पाइपलाइन भी यूक्रेन से होकर ही गुजरता है। दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए कि अगर नाटो फोर्स यहाँ आ जाती और अगर किसी भी वजह से यूक्रेन के इन सब रेड नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर लेती और फिर किसी भी झगड़े की वजह से रशिया के नेचुरल गैस पाइपलाइन को दूसरे देश तक पहुँचने से रोक देती तो रशिया की इकोनॉमी का क्या होता। दोस्तों आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।